फ्रेंड, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। ये द झारखंड 10 मिनट शो आ गया आपका। द झारखंड 10 मिनट शो, इसमें आज हम देखने वाले हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। दो शासन व्यवस्था हो गया, मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था। आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, यहाँ पे फास्ट रिवीजन ये चल रहा है 10 मिनट शो में। 10 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट 1 लाइन में आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा उसको सॉल्व करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जाकर देखिए और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने का कोशिश कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको अपडेट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था को। यहाँ से सभी शासन व्यवस्था से आपको 8 सवाल पूछे जाते हैं। 6 सवाल डायरेक्ट शासन व्यवस्था से होता है और 2 सवाल आपका रहता है अन्य 32 जनजातियों से। तो उसको हम देख रहे हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था। यह शासन व्यवस्था किसकी शासन व्यवस्था है? तो यह शासन व्यवस्था जो है कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्लियर? संथाल जनजाति जो है वो भारत की तीसरी जनजाति है और झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में यह तीसरे नंबर पर आती है संथाल जनजाति, और झारखंड में पहले नंबर पर आती है संथाल जनजाति। क्लियर? 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो संथालों ने अपनी शासन व्यवस्था जो है वो सोरैया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण की है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि संथालों की जो शासन व्यवस्था है, मांझी परगना शासन व्यवस्था, ये किससे उन्होंने ग्रहण किया है? तो वो क्लियर हो गया। यहाँ पे सोरैया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया गया शासन व्यवस्था है। उनकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक थी, इसीलिए संथाल जनजाति ने इस शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है। क्लियर? मांझी शासन व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान क्या है? तो उसको बोलते हैं लोबेर सेंद्रा। लोबेर सेंद्रा सबसे सर्वोच्च न्यायिक संस्थान क्या है? तो लोबेर सेंद्रा मांझी परगना शासन व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। ये आप ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और जब हम PYQ देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मांझी किसको कहते हैं? तो प्रत्येक गांव में पंचायत होती है। ठीक है, प्रत्येक गांव में पंचायत जो होती है जिसके प्रधान को मांझी कहा जाता है। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव के पंचायत की जो प्रधान होते हैं उनको मांझी कहा जाता है। गांव के शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। किसको? मांझी को। प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो मांझी को प्राप्त होता है। जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े आदि समस्याओं का समाधान कौन करता है? तो मांझी करता है। क्लियर? मांझी के ऊपर क्या है? वो पंचायत का प्रमुख होता है, प्रधान होता है, और गांव में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार मांझी के पास है। उसके बाद जमीन जायदाद की लड़ाई, तलाक हो, किसी का आपसी झगड़े हो, इन सभी समस्याओं का समाधान भी मांझी करता है। लेकिन एक पॉइंट है कि अगर हत्या का मामला हो तो क्या मांझी सुलझा सकता है? इसमें दंड दे सकता है? नहीं। हत्या का मामला अगर आता है तो सरकारी हस्तक्षेप यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है, कोर्ट कचहरी का अनिवार्य हो जाता है, पुलिस यहाँ पे दखल देती है। ठीक है, तो एक हत्या का मामला छोड़कर बाकी सभी मामलों में मांझी अपने गांव को देख लेता है, जो भी समस्या हो सभी समस्याओं का हल निकालता है। ठीक है, मांझी लगान वसूलना, विवाह संबंध स्थापित करवाने का अधिकार भी प्राप्त है। आपस में किसी का विवाह संबंध करवाना है वो भी मांझी करवा सकता है। ठीक है, लगान वसूल सकता है गांव से अपने। तो ये सभी अधिकार भी मांझी को दिया गया है। क्लियर? यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपके बनेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर लीजिए। हर एक चीज मैंने आपको बताया, रिवाइज फिर से करवा देते हैं। प्रत्येक गांव में जो पंचायत होती है उसके प्रधान को मांझी कहा जाता है। गांव के शासन व्यवस्था के संचालन हेतु जो प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार है वो मांझी को दिया गया है। जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े, इन सभी समस्याओं को समाधान कौन करता है? तो मांझी करता है। हत्या के मामले में केवल सरकार की हस्तक्षेप अनिवार्य होती है, लेकिन लगान वसूलना, विवाह संबंध किसी का स्थापित करवाना, ये भी अधिकार मांझी को है। ठीक है, अब प्रमाणिक या प्रणिक ये क्या है? तो प्रमाणिक या प्रणिक को मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को संचालन करने का अधिकार होता है। मतलब कि प्रणिक या प्रमाणिक मांझी का सहायक होता है। ठीक है, यह इसे उप मांझी भी कहा जाता है। ठीक है,
प्रमाणिक या प्रणिक क्या होता है, तो उपमांझी भी होता है और मांझी का ये सहायक होता है। मांझी जो भी कार्य करता है, अगर उस समय वो उपस्थित नहीं है, झगड़े हैं, तलाक है, आपसी झगड़े हैं, जमीन जायदाद का विवाद है, अगर मांझी उस समय नहीं है तो इसका समाधान करने का अधिकार किस पे जाता है, तो प्रणिक पे जाता है। ठीक है, प्रमाणिक या प्रणिक। क्लियर, इसको उपमांझी भी कहा जाता है। अब है जोगमांझी। जोगमांझी शासन संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी का सहायक हेतु एक सहायक है, सहायता हेतु एक सहायक है। जोगमांझी भी जो है वो शासन संबंधित कार्यों के लिए सहायक है। मांझी प्रणिक जो है वो मांझी के अनुपस्थिति में सभी कार्यों का संचालन करता है, लेकिन जोगमांझी जो है इसके शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता देता है मांझी के रहने के बावजूद। ठीक है, उपमांझी प्रणिक है, लेकिन जोगमांझी क्या है, तो ये सहायक है। ठीक है, यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देता है। ठीक है, इसको जो है शासन संबंधित कार्य तो दिए ही जाते हैं, लेकिन जन्म और विवाह संबंधित कार्यों पे महत्वपूर्ण सलाह देने का अधिकार भी जोगमांझी को है। विवाह संबंधी मामलों का सुलझाता जो है वो जोगमांझी ही सुलझाता है, तो ये जोगमांझी है। क्लियर, मतलब मांझी का सहायक। आगे है जोगमांझी के बाद जोग प्रणिक। तो जोग प्रणिक कौन है, तो जोगमांझी की अनुपस्थिति में उसकी दायित्वों का संचालन करता है। जोगमांझी मांझी का सहायक है, तो जब जोगमांझी नहीं रहेगा तो उसका सहायक, तो मांझी का सहायक कौन रहेगा, तो जोगमांझी रहेगा। ये जोग प्रणिक रहेगा, जोगमांझी नहीं, जोग प्रणिक। जोगमांझी तो उसकी सहायक है ही, लेकिन जब जोगमांझी नहीं रहेगा तो जोग प्रणिक उसका सहायक है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं उप सहायक के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, जैसे उप मांझी प्रणिक को कहते हैं, वैसे जोग प्रणिक को उप सहायक कह सकते हैं। भगदो प्रजा क्या है, तो भगदो जो है वो झगड़ों के निपटारे में गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के से विचार विमर्श किया जाता है, उसको भगदो प्रजा कहते हैं। जो वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है उसको भगदो प्रजा कहते हैं। और ये किस मामले में विचार विमर्श होता है, तो झगड़ों से निपटारा करने के लिए बुजुर्ग अच्छा सलाह देते हैं, तो उनकी सलाह के साथ यहाँ पे निपटारा करना होता है। क्लियर। अब अगला है प्रणेता प्रगणित या नायक। प्रगणित या नायक कौन है, तो 15 से 20 गांवों को मिलाकर परगना बनता है, जिसका प्रधान होता है प्रगणित या नायक। ठीक है, 15 से 20 गांवों के बनाकर परगना बनता है और उसका प्रधान कौन बनेगा, तो प्रगणित या नायक उसका प्रधान बनेगा। ठीक है, देशमांझी प्रगणित का सहायक होता है। ठीक है, प्रगणित का सहायक पूछे तो देशमांझी है। 5 से 8 गाँव का प्रमुख होता है, इसे मोड़े माझी भी कहा जाता है। देश मांझी को मोड़े माझी भी कहा जाता है। जिन मामलों को मांझी नहीं सुलझा पाता उसे देश मांझी के पास भेजा जाता है। ठीक है, जो मामला मांझी नहीं सुलझा पाता उसको देश मांझी के पास भेजा जाता है, और जो मामला देश मांझी नहीं सुलझा पाता उसको आपको प्रगणित के पास भेजा जाता है, नायक के पास भेजा जाता है। इसी तरह से वहाँ पे शासन व्यवस्था चलती है। ठीक है, और जिनको देश मांझी भी ना सुलझा पाए तो उसको प्रगणित के पास सुलझाने के लिए भेजा जाता है। ये आपको क्लियर बता दिया गया। दिशोम परगना या सरदार। दिशोम परगना या सरदार कौन है, तो लगभग 70 से 80 गांवों को मिलाकर पंचायत गठित होती है। इस पर पूरे इलाके का दायित्व होता है और इस व्यवस्था का सर्वोच्च अंग होता है दिशोम परगना या सरदार। ठीक है, सर्वोच्च अंग होता है दिशोम परगना और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो सरदार होता है। ठीक है, गुड़ायत या मांझी का सचिव संदेश वाहक का भूमिका में होता है। गुड़ायत। ठीक है, यह मांझी का सचिव के जैसे कार्य करता है, संदेश वाहक का कार्य करता है। अगला है लासेर टंगाई। लासेर टंगाई क्या है, तो इस पर गांव का रक्षा का दायित्व होता है। गांव का रक्षक होता है लासेर टंगाई। नायक गांव का धार्मिक प्रधान होता है, इसे धार्मिक आयोजनों और धार्मिक अपराध संबंधी फैसले लेने का अधिकार होता है। ठीक है, नायक धार्मिक प्रधान होता है या धार्मिक योजनाओं और अपराधों के संबंध में अधिकार इसको प्राप्त है फैसला लेने का। ठीक है, कुड़ाम नायक यह उपनायक की भांति होता है। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। ठीक है, कुड़ाम नायक यह उपनायक का काम करता है। नायक धार्मिक प्रधान होता है, कुड़ाम नायक भी उपनायक का सहायक होता है, उपनायक के भांति कार्य करता है और यह गांव से बाहर देवी देवताओं के पूजा पाठ संपन्न करवाता है। ठीक, गांव में नायके करवाता है और गांव से बाहर कुड़ाम नायके करवाता है। क्लियर। सेंद्राबेसी या शिकार परिषद है। सेंद्राबेसी शिकार परिषद है। क्लियर। थोड़ा सा नॉइज आ रहा है ट्रेन का, यहाँ पे सामने से पटरी जाती है तो इसको इग्नोर कीजिएगा।
क्लियर। चलिए अब आगे है दंड का प्रावधान। दंड का प्रावधान है आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था में, जिसमें एक है बिटलाहा। बिटलाहा, बिरलाहा नहीं, बिटलाहा। बिटलाहा, यह यौन अपराधों के लिए दोषी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, इसको बिटलाहा कहते हैं। बिटलाहा में यौन अपराध के लिए दोषी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसको बिटलाहा कहते हैं। अब इस समाज को सजा को समाप्त करने का भी प्रावधान है। कैसे समाप्त किया जाएगा? तो जिसके लिए दोषी को क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को भोज देना पड़ता है, पूरे गांव को जाति को जाति भोज देना पड़ता है। उसके बाद उसे वापस गांव में लिया जाता है। ठीक है। बिटलाहा यौन अपराधों के लिए दिया जाता है, जिसमें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, और समाज में पुनः वापस आने के लिए पूरे गांव को जाति भोज देना पड़ता है और उसे क्षमा करके वापस ले लिया जाता है। ठीक है। एक है करेला दंड। करेला दंड सबसे हल्का दंड है मांझी परगना शासन व्यवस्था में। इसमें 5 रुपया से लेकर 150 रुपये तक का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। करेला दंड। बिटलाहा दंड सबसे कठिन दंड है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अन्य जानकारी अगर देखते हैं तो है भगदो प्रजा जो है को छोड़कर शासन व्यवस्था से संबंधित सारे पद धारकों को भूमि प्रदान की जाती है। भगदो प्रजा को सिर्फ नहीं दिया जाता है भूमि, बाकी सभी को भूमि दिया जाता है। भगदो प्रजा होते हैं कौन है? तो गांव के वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठ पुरुष होते हैं। ठीक है, वरिष्ठ पुरुष होते हैं जिनसे सलाह विमर्श किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। किसी कार्य को कोई आपका जो दंड हो या कुछ गांव में झगड़ा हो रहा हो या विवाद है, उसको समझने सुलझाने के लिए भगदो प्रजा से सलाह लिया जाता है। तो इसे कोई जमीन नहीं दी जाती, कोई भूमि प्रदान नहीं की जाती, बाकी सभी शासन को भूमि प्रदान की जाती है। ठीक है। अधिकारियों का चयन माघ सीम के अवसर पर किया जाता है। अधिकारी का चयन केवल एक समय में किया जाता है और वो है माघ सीम। ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखिए कि ये सवाल अगर आपको पूछा जाए कि अधिकारियों का चयन कब होता है, तो आप बता सके कि वो माघ सीम में होता है। ठीक है, माघ सीम में अधिकारियों का चयन होता है। अगला है मांझी परगना शासन व्यवस्था को यूल रूल 1856 के आधार पर कानूनी दर्जा प्राप्त किया गया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था को किस रूल के हिसाब से कानूनी दर्जा प्राप्त है, तो वो है यूल रूल 1856। यूल रूल 1856 के हिसाब से उसे कानूनी दर्जा प्राप्त किया गया है। ये था आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था का क्विक फास्ट रिवीजन द झारखंड 10 मिनट्स शो। तो आप लोग इसको लास्ट तक देखे हैं तो वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन का एक सीट कंफर्म करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।